विद्यार्थियों नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। साहित्य को समझने के लिए भी कविता, कहानी, आलोचना, समीक्षा, पुस्तक की समीक्षा कैसे की जाती है, किसी पुस्तक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, उन सारे बिंदुओं पर भी हमने बातचीत की लगातार। और हम बात कर रहे थे श्रीलाल शुक्ल जो वरिष्ठ लेखक थे, उनके उपन्यास राग दरबारी पर जो 1968 में प्रकाशित हुआ था, और किस तरह से वो आज़ादी के बाद की जो भारतीय समाज की जो विडंबना है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे ज्ञान को लेकर हो, चाहे धर्म को लेकर के हो, चाहे परंपरा को लेकर हो, उन पर कैसे एक बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में प्रभावशाली व्यंग करते हुए नजर आते हैं श्रीलाल शुक्ल अपने उपन्यास में। वो क्या कहते हैं, देखिए कि पुनर्जन्म की बात, जैसे हमारे यहाँ पर है ना, बहुत सारे लोग इस बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं इस पर कि इंसान का पुनर्जन्म होता है और 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि भटकती है, उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और तमाम तरह की लोक परंपराओं में इस प्रकार की कहते हैं ना कि इस प्रकार का बहुत सारा गल्प, बहुत सारा फिक्शन चलता है। आप कभी जाएंगे अपने उस गांव गिराव के एरिया में, तो बड़े बुजुर्गों से बातें करेंगे तो वो आपको इस प्रकार की तमाम कहानियां सुनाएंगे, और उन कहानियों के माध्यम से जो वर्तमान भौतिक जीवन है उसकी जो वास्तविकता है उसकी बात न करके आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जिसका शायद कोई सिर पैर नहीं होगा। और जब आप उनसे कोई लॉजिक की बात करेंगे तो आपको समझाएंगे कि आप तुमको पता नहीं है कि उस दिन पंडित जी कथा में क्या कह रहे थे, वो तो कथा में भी आता है। तो जब इस प्रकार की बातचीत होती है तो उसके सामने तर्क का क्या अस्तित्व हो सकता है और नहीं हो सकता है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत का इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है, ऐसा कौन श्रीलाल शुक्ल कह रहे हैं कि आपको पता ही है कि जो हमारे अदालत है या न्यायालय है, वहां का प्रोसेस कितना लंबा चलता है। और आज भी हमारे न्यायालयों में न जाने कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, अनगिनत है, मतलब जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। तो उससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो उसका प्रोसेस कितना स्लो चलता है, और कई बार लोग मर जाते हैं, और कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती है कि उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और न्यायालय पर आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। ये शायद कुछ सिस्टम की कुछ अपनी समस्या है या उसका अपना अंतर विरोध है। इसलिए लेखक कह रहा है कि ये जो दीवानी जो व्यवस्था है अदालतों की, इसी ने शायद पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो क्रिएट किया था। और आदमी सोचता होगा कि चलो अगले जन्म में आकर के फिर मुकदमा लड़ लेंगे, फिर अपना काम निकाल लेंगे, अपना कुछ कर लेंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अंतर विरोध है, ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर न मरे कि उसका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रह गया। मतलब वो ये सोच सकता है कि चलो अगला जन्म फिर होगा मनुष्य का, और अगले जन्म में आकर के फिर अपना मुकदमा हम जारी रखेंगे, वो चलता रहेगा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है ना। बस मैंने कहा ना कि उन तमाम चीजों को लिस्टिमेस करने का प्रयास कर रहा है लेखक, जो लोग जीवन में चलती है, जो समाज में चलती है, और वो ऐसा समाज जो अपने श्रम से, अपनी मेहनत से दुनिया को आबाद कर रहा है, लेकिन उसका अपना जीवन समझिए कि दुर्भिसंधियों से भरा पड़ा है, अभाव, दुख, दर्द भरे पड़े हैं, और उसके पास कोई समाधान नहीं है। वो जाकर किसी पंडित के पैर पड़ता है और अपनी हस्त रेखा दिखाता है, कभी किसी देवता के पास जाता है, कभी किसी देवरे में जाता है, और सोचता है कि मैं अपनी समस्याओं से निजात पा लूंगा, लेकिन शायद उसके पास कहीं को निजात का रास्ता उसे नहीं मिलता है, और वह हमेशा भटकता रहता है। और वैद्य जी की बैठक में जो चबूतरे पर जो आदमी बैठा है वो कुछ ऐसा ही है, जो लंगड़ है, और वो कुछ कई सालों से कुछ मुकदमा लड़ रहा है, और वो सच्चाई के साथ या कहेंगे पुनर्जन्म के पाप भाग्य भगवान अगले जन्म के कार्यक्रम का नियमित रूप में हवाला देता है।
उसको लोग लंगड़ कहते थे। माथे पर कबीरपंथी तिलक था, उसके गले में तुलसी की माला थी। आंधी पानी झेला हुआ, दड़ियल चेहरा, दुबली पतली देह, मिर्जाई पहने हुए, एक पैर घुटने के पास से कटा था, जिसकी कमी एक लाठी से पूरी की गई थी। चेहरे पर पुराने जमाने के उन ईसाई संतों का भाव था जो रोज अपने हाथ से अपनी पीठ पर खींचकर 100 कोड़े मारते हो। मतलब एक तरह से त्यागी टाइप आदमी है, इसने बहुत ज्यादा सेक्रीफाई कर रखा है। और इसलिए लेखक ने ईसाई धर्म का जिक्र किया है कि ईसाई परंपरा में इस प्रकार का जो होता है ना, इसमें योग योग साधना में है, जहाँ अपने आप को शरीर को कष्ट देने की बात है कमाड़ा की, जहाँ अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट देने की बात जो जैन परंपरा में भी है ना, कि शरीर को कितना आप कष्ट दे सकते हैं। तो ईसाई मत में भी कुछ ऐसा ही है। तो वो अपने आप को कहते ना कि प्रायश्चित कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है पाप का। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि बहुत सारे पाप करो और आकर के आप गंगा में जाके नहा लो, सारे पाप गंगा अपने अंदर समेट लेगी। कैसा अंतर विरोध है कि पाप मैं करूं और गंगा उन पाप को धोए, या गंगा उन पाप को झेले। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये आप भी जानते हैं और आप सोच भी सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं। मैंने बार बार आचार्य रजनीश का भी जिक्र किया है, ओशो का। वो इस प्रकार की जो धर्म के नाम पर जो जड़ताएं हैं, समाज की जो जड़ताएं हैं, उन पर लगातार सवाल उठाते हैं और अपनी बात इसी तरह से करते हैं। तो श्रीलाल शुक्ल ईसाई मत के माध्यम से उस कठिन और कठोर साधना की भी बात करते हुए नजर आते हैं। उसकी ओर शनिश्चर ने भंग का एक गिलास बढ़ाया और कहा, लो भाई लंगड़, पी जाओ, इसमें बड़े बड़े माल पड़े। भंग जानते ही भांग लोग पीते हैं। उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां भांग बहुत पी जाती है और भांग की बकायदा खेती भी होती है वहां, ऐसा कहा जाता है। तो भांग का नशा संतों फकीरों का नशा माना जाता है। और बनारस काशी है, वहां तो आप जानते ही हैं, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। तो लंगड़ को भी ये लोग घास पिला रहे हैं। और वैद्य जी का जहाँ कारोबार है, मैंने कहा नहीं, वहां सबसे अच्छे से अच्छे काम भी होते हैं और घटिया से घटिया, बुरे से बुरे काम भी वैद्य जी के दरबार में, वैद्य जी के राज में चलते हैं। वैद्य लंगड़ भंग पीने से या भांग पीने से मना कर देता है। तो उसको समझाता है कि इसमें बादाम है, सारी मतलब शरीर को ताकत देने वाली सारी चीजें हैं, तुम्हारा वीर भी बढ़ाएगा, तुम्हारी ताकत भी बढ़ाएगा। जीवन के क्षण भंगुरता, भोग और त्याग जैसे दार्शनिक विषयों से था। बहस के अंत में शनिचर ने अपना दूसरा हाथ अंडरवियर में पहुंचकर सभी तर्कों से छुटकारा पा लिया और सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन दिखते हुए बुनबुना कर कहा, पीना हो तो चटाक से घट कर जाओ, न पीना हो तो हमारे ठेंगे से। बोलता पीना हो तो पियो, नहीं तो क्या हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो, निकलो यहां से। लंगड़ ने जोर से सांस खींची और आंखें मूंद ली, जो कि आत्मदया से पीड़ित व्यक्तियों से लेकर ज्यादा खा जाने वालों तक में भाव प्रदर्शन की एक बड़ी ही लोकप्रिय मुद्रा मानी जाती है। सनीचर ने उसे छोड़ दिया और ऐसी बंदर छाप छलांग लगाकर जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत की पुष्टि करती थी। उसका एक तो पैर नहीं था ना, और डार्विन का विकासवाद पता है आपको ना। डार्विन जो विज्ञान विचारक था, चिंतक था, उसने सिद्धांत दिया कि मनुष्य का विकास किससे हुआ है, बंदरों से हुआ है। यानी कि बंदर की प्रजाति से ही मनुष्य धीरे धीरे फिर पहले 4 पैर पे चलता था और बाद में फिर सभ्यता के विकास के साथ वो धीरे धीरे 2 पैर पे चल करके मनुष्य बन जाता है। उसका दिमाग फिर वर्क करने लगता है और वो इस प्रकार से 84 योनियों की बात को नकार करता है और बाकायदा वो लॉजिकल तरीके से इस बात को प्रूव करता है और सिद्धांत के आधार पर बात कहता है। इसलिए डार्विन का विकासवाद कहा जाता है। डार्विन इसलिए विकासवाद के रूप में जाने जाते हैं। और यह सारे लोग बैठे हुए थे। सनीचर ने भंग का वही गिलास अब प्रिंसिपल की ओर बढ़ाया और कहा, पी जाइए मास्टर साहब, इसमें बड़े माल है। अब प्रिंसिपल भी, मैंने बताया ना प्रिंसिपल की बात पहले पिछले वाले वीडियो में की थी हमने ना। सनीचर उसको बोलता है कि पी जाओ, बहुत मालदार चीज है। तो प्रिंसिपल कहता है कि कॉलेज के काम छोड़ के आया हूँ भाई, इस सब का शाम में करेंगे। तो वैद्य जी कहते हैं कि शाम में फिर पी लीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है। अब वैद्य जी के अंडर में ही तो काम करना है प्रिंसिपल को।
फिर बोलता है प्रिंसिपल कि कॉलेज छोड़ के आया हूँ। वे फिर बोले कि पी लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां सब भंगेड़ी गंजेड़ी सब वहीं पे पड़े हुए हैं भाई। वहां पढ़े लिखे की बात नहीं, वहां सिर्फ इसकी बात है, रोकड़े की बात चल रही है। और वेद जी का जो पूरा साम्राज्य है, वेद जी का जो पूरा कारोबार है, उसमें तमाम तरह के लोग शामिल है जो इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। रूपर उनका लड़का है, कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा है, खा पी लिया, बाल संवार लिए। आज में एक मोटी सी किताब है जो खास तौर से नागरिक शास्त्र के घंटे में पढ़ी जाती थी और जिसका नाम जेबी जासूस था। जेब में 2 फाउंटेन पेन था, एक लाल और नीला शाही का, दोनों बिना शाही के। कलाई में घड़ी जो सिद्ध करती थी कि जुआ खेलता है उसकी घड़ी तक रेहन को हो जाती है, और जो जुआड़ियों का माल रेहन रखता है उसे कीमती घड़ी 10 रुपये तक में मिल जाती है। मैंने कहा ना कि जुआ सब कुछ चलता है यहाँ भाई। जुआ खेलना, गांजा पीना, भांग पीना सब है। और रूपन उनके सामने से ही निकल रहा था और बोलता है कि कॉलेज तो आप हमेशा ही छोड़ देते हैं, कॉलेज ही है जो आपको नहीं छोड़ रहा है। कमेंट मार रहा है, क्योंकि वो भी तो कॉलेज के मालिक का बेटा है ना भाई, माय स्टूडेंट है, तो उसकी चलती है सब तरफ। प्रिंसिपल झेप गया बेचारा, क्या बोला, रूपन बाबू बात पक्की करते हैं। क्या बोलता है रूपन बाबू, बात बहुत पक्की करते हैं। तो वैद्य जी का जो दरबार है उसमें सब जुआ खेलने वाले भी हैं, भांग पीने वाले, इधर की उधर करने वाले, चमचागिरी, दलाली, 2 नंबर का काम करना, 3 नंबर का करना, 4 नंबर का करना, सब कुछ चलता है वहां पर। इसलिए हमने कहा ना, वैद्य जी तब भी थे, वैद्य जी आज भी हैं, और वैद्य जी कल भी सिस्टम में रहेंगे। अब आपको वैद्य जी को पहचानने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास वो किस रूप में, कहाँ अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं, अपना कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। वैद्य जी संतोष से प्रिंसिपल का भंग पीना देखते रहे। प्रिंसिपल पीकर प्रिंसिपल साहब बोले, सचमुच ही बड़े माल पड़े हैं। खुश हो जाता है भांग भांग पी करके, और वैद्य जी उसको देख रहा है। वैद्य जी ने कहा, भंग तो नाम मात्र को है और भी नहीं। वास्तविक द्रव्य तो बादाम, मुनक्का और पिस्ता है। बादाम बुद्धि और वीर्य को बढ़ाता है, मुनक्का रेचक है, इसमें इलायची भी पड़ी है, इसका प्रभाव शीतल है, इसमें वीर्य फटता नहीं, ठोस और स्थिर रहता है। मैं तो इसी पेय को एक छोटा सा प्रयोग रंगनाथ पर भी कर रहा हूँ। अब क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजें मिलाकर के मैं रंगनाथ को भी पिला रहा हूँ, क्योंकि वो भी अपने आप को बहुत कमजोर और असहाय महसूस कर रहा है, और अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए ही तो हमारे पास आया है वो। अब मैंने कहा ना कि वैद्य जी बहुत सारे प्रयोग करते हैं, वीर्य बढ़ाने के बड़े मास्टर आदमी है भाई वो। अगर आपको भी बढ़ाना है वीर्य, तो आप वैद्य जी का जो नुस्खा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात सीधी सी है। प्रिंसिपल साहब ने गर्दन उठाकर पूछना चाहा, पर वे पहले ही कह चुके थे, इन्हें कुछ दिन हुए ज्वर रहने लगा था, शक्ति क्षीण हो चली थी, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। इसके लिए नित्य का एक कार्यक्रम बना दिया है। पौष्टिक द्रव्यों में बादाम का सेवन भी है, 2 पत्ती भंग की भी है। देखना है 6 मास के पश्चात जब वे यहाँ से जाएंगे तो क्या होकर जाते हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि उसके लिए मैंने पूरा व्यवस्था कर दी है, और देखिए 6 महीने के अंदर जब यहाँ से जाएगा तो रंगनाथ हट्टा कट्टा मजबूत हो जाएगा, और देखिए उसका चेहरा, दिल और दिमाग सब कुछ बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कॉलेज के क्लर्क ने कहा, छछूंदर जैसे आए थे, गेंडा बनकर जाएंगे, देख लेना चाचा। जब कभी क्लर्क वैद्य जी को चाचा कहता था, प्रिंसिपल साहब को अफसोस होता था कि वे उन्हें अपना बाप नहीं कह पाते। उनका चेहरा उदास हो गया, वे सामने पड़ी हुई फाइलें उलटने लगे। अब देखिए चमचागिरी क्या हो सकती है, दलाली क्या हो सकती है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। लंगड़ आ जाता है। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, उसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। शूद्रों की बात आपको पता ही आजकल बहुत चलती है। विमर्श में, चिंतन में शूद्र का क्या है, शूद्र को बराबरी का स्थान नहीं है, उसको अनटचेबल माना जाता है, उसको बाहर रहना है। जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है उसके साथ बराबरी का उसको हक नहीं है, न जीने का, न खाने का, न पीने का। तो वो उसी को फॉलो कर रहा है। फिर वैद्य जी को प्रणाम करता है। उसके प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है, और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं, ये तो रोमांटिक कार्रवाइयां हैं। हम पहले बात कर रहे थे ना कि जाति प्रथा मिटाने की बात।
कि जाति प्रथा को मिटाने का या तो काम क्या फरेब नहीं है तो फिर एक रोमांचिक, मतलब बस सिर्फ दिखाना लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करना है। और शास्त्र सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि नहीं है। जबकि आपको पता है कि 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो अप्लाइड एंड देन इंडिया इज बिकम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट दिस नॉवेल इज राइट देन 1968 1968 में लिखा हुआ था। और देखिए कि श्रीलाल शुक्ल इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शास्त्र का कितना महत्व है, और शास्त्र में लिखा हुआ जो ज्ञान है वो समाज आज भी कितना फॉलो करता है। उसको मॉडर्निटी, आधुनिक कानून, उन सारी चीजों से ज्यादा मतलब नहीं है, विज्ञान से मतलब नहीं है। पश्चिम की कॉपी करना चाहता है, वहां से सब कुछ चाहता है, लेकिन वहां का जो स्वतंत्रता का विचार है, जो आधुनिकता का विचार है, जो आगे बढ़ने का विचार है, उसको वो शायद ग्रहण नहीं करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं शास्त्र सर्वोपरि की बात करके, देखिए ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये कास्ट का डिस्कोर्स है ये 90 के बाद शुरू होता है इंडिया में, लगभग हिंदी में और इंग्लिश में। उससे पहले तो आप चाहे मंडल आंदोलन की बात करें, चाहे कमंडल आंदोलन की बात करें, वो 90 के समय आता है, जब 92 में बाबरी मस्जिद टूटती है, उसी समय की बात है, सारी घटनाएं चलती है। और उस समय लिबरलाइजेशन भी होता है भारत में, आर्थिक उदारीकरण कहते हैं वो भी होता है। उससे पहले का जो जमाना था उसकी कल्पना कीजिए, और हिंदुस्तान के गांवों का उस समय का इतिहास आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और आज जब इतनी स्थिति है तो उस समय क्या दुर्दशा रही होगी शूद्रों की, अति शूद्रों की, उसकी कल्पना कर सकते हैं आप। मैंने कहा ना कि अंबेडकर साहब इस बात को कहते रहे, गांधी कहते रहे, नेहरू कहते रहे, और सावरकर तक नहीं, इन तमाम लोगों ने कही है। फिर जिन्ना की बात अलग थी, वो तो अपना देश लेकर निकल गया अलग। लेकिन हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, उससे पीछे के भारत की, 47 से पहले के भारत की कल्पना कीजिए आप। राजा महाराजाओं के जमाने के हिंदुस्तान में तमाम उन लोगों की क्या दुर्दशा और दशा रही होगी। हम भले ही तमाम चीजों को ग्लोरीफाई करें, सारी बात करें, लेकिन हमें जब वास्तविक तथ्यों की पड़ताल करनी होगी तब हमें तथ्यों को देखना होगा और वास्तविक समाजशास्त्र को समझना होगा भारत के, तभी हम उस समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसलिए श्रीलाल शुक्ल कह रहे हैं कि या तो फिर वो सिर्फ रोमांटिक कार्रवाइयां या फिर फरेब है, सिर्फ धोखा है कि आप ऊपर ऊपर से जाति को नहीं मानते, लेकिन अंदर से उस पूरी प्रथा को फॉलो कर रहे हैं, और आप बकायदा भेदभाव को पूरी तरह से अप्लाई कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब ने कहा ना कि भारत में जाति व्यवस्था क्या 4 डिब्बों की तरह है। वो सबसे नीचे शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। तो 4 तरह का डिब्बा है, और उसमें आप इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। आपको जो जहां आप हैं वहीं रह सकते हैं। आप में कितनी भी क्वालिटी है, कितना भी गुण है, उन सारी चीजों का कहीं कोई महत्व नहीं है। अगर आप नीची जाति में पैदा हुए तो आपकी सारी क्वालिटी कुछ भी नहीं है, और अगर आप ऊंची जाति में पैदा हुए तो आपके अंदर कुछ भी गुण नहीं हो तो भी आप महान गुणीय महान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अम्बेडकर साहब कह रहे हैं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा होता है, क्षत्रिय भुजाओं से, शूद्र नाभि से, और वैश्य नाभि से, और शूद्र उसके पैरों से पैदा हुआ है। ये बकायदा शास्त्र में लिखा हुआ बात बोल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ रहा हूं, इसलिए आप मेरे ऊपर ब्लेम मत कीजिएगा। जो कुछ लिखा है हमारे शास्त्र में, और जिसको हिंदुस्तान सदियों से फॉलो करता आया, ऐसी बात नहीं है, और आज भी फॉलो कर रहा है। मैंने कहा ना, आप जाएंगे हिंदुस्तान के गांवों की यात्रा कीजिए, और अगर हम खुद गांव से, तो हमें अच्छी तरह से पता है कि वहां सिस्टम में क्या चल रहा है। हम शहर में आते हैं तो एकदम माहौल अलग होता है। शहर में ऐसा नहीं है कि चीजें ऐसी नहीं है, यहाँ पर भी, लेकिन वो दिखती नहीं है, उनका इतना एहसास नहीं होता है। लेकिन गांव में तुरंत एहसास होता है, क्योंकि गांव छोटा होता है, संख्या कम होती है, और तमाम बिरादरी, कौन बिरादरी कहाँ रहती है, कहाँ क्या है। अब तो फिर भी बदल गया, हम लोग छोटे थे उसमें तो पानी का बर्तन तक टच करने की स्थिति नहीं थी। तो उससे पहले के जमाने की कल्पना कर लीजिए आप, 80, 70, 50, तो 1900 की शताब्दी में जब गांधी इस बात को बार बार उठा रहे थे, गांधी खुद हरिजन बस्तियों में जाते थे, घूमते थे, खाना खाते थे, पानी पीते थे, और गांधी पर भी बहुत सारे हमले हुए। ऐसा नहीं गांधी 1948 में ही नहीं मरे, उससे पहले भी उन पर कई बार हमले हो चुके हैं। तो यहाँ लेखक इसी बात को बता रहा है कि या तो सिर्फ आप बाहर से नाटक कर रहे हैं जाति को मिटाने का, या फिर आप फरेब कर रहे हैं, या फिर आपके लिए एक रोमांटिक उपक्रम है, जो कि हिंदुस्तान की जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए रहा है एक समय तक, और आज भी हैं अगर आप समझेंगे तो।
क्योंकि आप जब तक उस बेसिक नॉर्म्स को नहीं समझेंगे, जब तक उस बीमारी की जड़ को नहीं पकड़ेंगे, तब तक उसका समाधान करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल होगा, एकदम असंभव होगा। इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस तथ्य पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। वैद्य जी ने कहा, आओ भाई, तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, लड़ते जाओ, उसमें मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। वैद्य जी को पता है ना कि धर्म की लड़ाई लड़ रहा है शूद्र, तो इसकी हेल्प तो करनी होगी ना। ठीक है बापू, ऐसी लड़ाई में तुम क्या करोगे, जब कोई सिफारिश विफारिश की बात होगी तब मैं तुम्हारी चौखट पर सिर रगड़ता रहूंगा। जमीन तक झुककर उसने फिर प्रणाम किया और एक पैर पर लाठी के सहारे झूलता हुआ चला गया। वैद्य जी जोर से हंसे, बोले, इसकी भी बुद्धि बालकों की सी है। वे बहुत कम हंसते थे। रंगनाथ ने चौंक कर देखा, हंसते ही वैद्य जी का चेहरा मुलायम हो गया। नेतागिरी की जगह भलमनसाहत ने ले ली। एक आचारवान महापुरुष की जगह वे बदचलन जैसे दिखने लगे। मतलब एक उनका एक व्यक्तित्व था ना, वे आचारवान महान नेता थे वो, लेकिन अंदर से कितने खोखले थे, अंदर से कितने चालाक और धूर्त थे, ये तो वही लोग जानते जो थे, जो उनको वास्तव में जानते थे कि वैद्य जी के कितने चेहरे थे। वो कहा ना कि हर आदमी में होते हैं कई कई चेहरे, जिसको भी देखना हो ना, कई कई बार देखना, वही वाली बात है। तो वैद्य जी के साथ भी यही, उनके अंदर भी न जाने कितने चेहरे थे, और उन न जाने कितने चेहरों की जब हम कल्पना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। रंगनाथ ने पूछा, यह लड़ाई कैसी लड़ रहा है। रंगनाथ तो नया नया था वहां पे, उसको पता नहीं है कि यहाँ गांव की कहते हैं ना कि गांव की पॉलिटिक्स अलग तरह की होती है। हर जगह की पॉलिटिक्स का अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक तरीका होता है। तो ऐसा ही कुछ था यहाँ की पॉलिटिक्स में भी। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो गांव की जो पॉलिटिक्स है उसमें जब कुछ ऐसी ही बातें हैं तो फिर उस वास्तविकता को भी आप समझ सकते हैं, या उस चीज को भी समझ सकते हैं आप, है ना। तो यही बात है। तो प्रिंसिपल के सामने फाइलें थी, चेक बुकें थी, सब कुछ था उनके सामने, और भंग पीने के लिए आते थे, वो समेटने लगे। बोले, इसे तहसील में एक दस्तावेज की नकल लेनी है। इसने कागज, कसम खाइए कि मैं रिश्वत न दूंगा और कायदे सही निकल लूंगा। उधर नकल बाबू ने कसम खाई है कि मैं रिश्वत न लूंगा, मैं कायदे से ही नकल दूंगा। इसी की लड़ाई चल रही है ना। उसने कहा कि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, और बाबू ने कहा भी कभी मैं भी रिश्वत नहीं लूंगा, बस अब नियम से चलूंगा। तो दोनों को प्रोसेस में लेके आना है। और आप समझ लीजिए कि रिश्वत चलती है, जाहिर सी बात है, पूरे सिस्टम में। मतलब रिश्वत कितनी चलती है, आज भी चलती है, तो उसमें क्यों नहीं चलेगी भाई। आज जब चीजें इतनी क्लीन है, ऑनलाइन है, फिर भी सब तरफ रिश्वत चल रही है, तो फिर उस समय की जो बात है, उस समय की जो वास्तविकता है, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं, उस समय की जो हकीकत है उसको आप समझ सकते हैं। तो लंगड़ मैंने कहा ना, वो शुद्ध जाति का, उसकी ये स्थिति है कि उसने कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा, जबकि वैद्य जी जैसा खूंखार आदमी जो सारी दुनिया को लूटना चाहता है, लूट रहा है, और उन्हीं का आशीर्वाद लेना भी चाहता है, ये भी, उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं, उससे भी आप वास्तविकता समझ सकते हैं कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता का आलम क्या है। तो सवाल यही है, और इस सवाल को अगर हम समझेंगे, इस सवाल की अगर हम पड़ताल करेंगे, तो हमें बहुत सारी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि आखिर लंगड़ की क्या स्थिति है, और लंगड़ किस स्थिति में पहुंचता है, और लंगड़ की स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है, और लंगड़ फिर वैद्य जी के पास ही क्यों आता है ना। तो लंगड़ का वैद्य जी के पास आने का जो कारण है या मतलब है, उसकी भी हम पड़ताल कर सकते हैं, उसको भी हम समझ सकते हैं। उसका सीधा कारण है, बस उसको आना ही पड़ेगा। कहाँ जाएगा वो, क्योंकि उसके पास में और कोई चारा नहीं है और कोई कारण भी नहीं है। तो कारण नहीं है तो उसकी पड़ताल भी कैसे करेगा वो। समझ गए बात। तो बात यही है, रंगनाथ ने इतिहास में एमए किया था और न जाने कितनी लड़ाइयों के कारण पड़े थे। सिकंदर ने भारत पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था, पुरु ने उसका कब्जा न होने पाए इसलिए प्रतिरोध किया था, इसी कारण लड़ाई हुई थी। अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं पद्मिनी को लूंगा, राणा ने कहा कि मैं पद्मिनी को नहीं दूंगा, इसलिए लड़ाई हुई थी। सभी लड़ाइयों की जड़ में यही बात थी, एक पक्ष कहता था लूंगा, दूसरा पक्ष कहता था नहीं दूंगा, और इसी पर लड़ाई होती थी। वो भी इतिहास का छात्र था, उसको भी मालूम था कि मुझे कुछ चीज चाहिए और किसी को नहीं देना है तो फिर लड़ाई स्टार्ट होगी ना भाई। तो वही इतिहास में किसी न किसी जर, जोरू और जमीन कहा जाता है ना,
हमेशा इतिहास में लड़ाइयाँ इसी चीज को लेकर होती रही, खासतौर से स्त्रियों को लेकर के या संपत्ति को लेकर के या राज्य को लेकर के। पर यहाँ लंगड़ कहता था धर्म से नकल लूंगा, बाबू कहता था धर्म से नकल दूंगा, फिर भी लड़ाई चल रही थी। मतलब दोनों सच्चे थे लेकिन लड़ाई चल रही थी। ये भी अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। तो उससे भी आप भ्रष्टाचार की जो वास्तविकता उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और उस दौर में मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी का सब कुछ हाथ से होता था, तो जब कुछ बाबू के हाथ में ही था सब कुछ ना भाई। आप ऑफिस में पैसा दोगे तभी तो काम होगा भाई, काम कैसे होगा? नौकरियां भी ऐसे ही मिलती थी, तमाम चीजें ऐसे होती थी। अब रंगनाथ प्रिंसिपल से पूछता है इस ऐतिहासिक विपर्य का मतलब। उसके जवाब में उन्होंने अवधि की एक कहावत कही जिसका शाब्दिक अर्थ था हाथी आते हैं, घोड़े आते हैं, बेचारे ऊंट गोते खाते हैं। ये कहावत शायद किसी जिंदा अजायब घर पर कही गई, पर रंगनाथ इतना ही समझ गया कि इशारा किसी सरकारी दफ्तर की लड़ाई लंबाई चौड़ाई और गहराई और की ओर है। फिर भी वह लंगड़ और नक्कल के बीच चलने वाले धर्मयुद्ध की डिजाइन नहीं समझ पाया। उसने अपना सवाल और स्पष्ट रूप से पूछा। उसको उनकी ओर से क्लर्क बोला, ये गजों के चौंचले हैं, मुश्किल से समझ में आते हैं। गजों मतलब जो लोकल डोमिनेट होता है, जिसकी चलती है, जो अपना काम कैसे भी करवा सकता है। तो वो कहते हैं ना कि ये सब चीजें तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि तुम अलग टाइप का आदमी है। अब धर्म की लड़ाई क्या है? मैंने कहा ना कि धर्म की लड़ाई चल रही है। अब इसको डिफाइन कीजिए। मैं यहाँ पर भी लेखक व्यंग कर रहा है कि वो नकल ईमानदारी से लेना चाहता है, वो भी देना चाहता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? तो ईमानदारी का प्रोसेस बेईमानी से कितना लंबा उसका अंदाज लगा सकते हैं आप। जो काम ईमानदारी से हो रहा है फिर तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन ईमानदारी का प्रोसेस बहुत लंबा है। और बेईमानी का प्रोसेस क्या है? चुपचाप 100 500 1000 रुपए दीजिए आप, आपका काम 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन ईमानदारी में तो प्रोसेस चलाना पड़ेगा पूरा ना। तो ईमानदारी इसलिए समाज पर कई बार भारी पड़ती है। मतलब उसके माध्यम से वो व्यंग कर रहे हैं कि इस प्रकार की ईमानदारी पर चल करके कौन अपना वक्त और जाया करना चाहेगा, और जिसके पास पैसा होगा वो अपना समय क्यों जाया करना चाहेगा भला? वो इस प्रकार की ईमानदारी से उसको दूर से ही प्रणाम करेगा कि मुझे इस तरह का ईमानदार नहीं बनना है, मुझे वही बनना है जो मैं बनना चाहता हूँ और मैं अपना काम अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। लेकिन लंगर के माध्यम से वो यही बता रहे हैं कि कौन सी ईमानदारी और कौन सा सिस्टम है जिसका शिकार वैद्य जी नहीं हो रहे हैं, वो एक आम आदमी हो रहा है जिसकी अपनी कोई एक औकात नहीं, और उसके सिर पर सारे धर्म की, सारी नीति की और सारी आदर्श की लड़ाई आपने डाल दी है। और आज भी देखिए बेईमान लोग कितना भी कुछ भी करें उनका कुछ नहीं होता है। आप कुछ कीजिए, 2 मिनट में आपको सच्चाई और ईमानदारी और तमाम तरह के आदर्श और कानून के लोग समझाने आ जाएंगे आपको, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। इसलिए हर बार आम आदमी को ही उन सारी चीजों को लेकर चलना पड़ता है और उसको हर चीज की कीमत जैसे उसी को चुकानी पड़ती है, जबकि उसका वहां कोई न अपराध है न कोई दोष है। लेकिन ये सब समझने वाली बात है कि हाथी आते हैं और घोड़े आते हैं और ऊंट गोते लगाते वाली बात है। कितना बड़ा सिस्टम है, इसमें आप घूमते रहिए, आपका काम होगा ही नहीं। आज उस ऑफिस में, कल उस ऑफिस में, परसों उस ऑफिस में, नरसों उस ऑफिस में घूमिए, और आप ऐसे घूमते रहिए महीनों महीनों। और सोचते रहिए कि मुझे एक आय प्रमाण पत्र बनवाना है या मुझे कुछ और सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन न ऑफिस में कोई सुनने वाला है न कोई समझने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी पहुंच नहीं है, आपके कपड़े फटे हैं, आप गरीब हैं, या आपके जेब में पैसा नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। लंगड़ कहाँ रहता है? 5 कोस दूर गांव में रहता है। पत्नी मर चुकी है, लड़कों से नाराज है और अपने लिए मरा हुआ समझ चुका है। भगत आदमी है, कबीर और दादू के भजन गाता है और गाते गाते थक जाता है तो बैठ जाता है, और इसलिए मुकदमा दायर कर दिया है। ठीक है, तो ये पूरी लंगड़ की कहानी है, और लंगड़ की कहानी के माध्यम से कितना बड़ा व्यंग्य किया है इसको भी समझ लीजिए आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है।